नमस्कार। आज हम लोग जैनेंद्र की प्रसिद्ध कहानी अपना अपना भाग्य पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कथाकार, उपन्यासकार एवं निबंधकार जैनेंद्र का जन्म 1905 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। इनके बचपन का नाम आनंदी लाल था। उच्च शिक्षा इन्होंने काशी विश्वविद्यालय हिंदी से प्राप्त की थी। 1921 ईस्वी में पढ़ाई छोड़कर ये असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए और ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर इन्हें जेल में डाल दिया। कुछ समय बाद छूटने के बाद लेखन कार्य में सक्रिय हुए और हिंदी के विभिन्न विधाओं को इन्होंने समृद्ध किया। जैनेंद्र की प्रसिद्ध कहानी संग्रह है फांसी 1929 ईस्वी, वातायन 1930 ईस्वी, नीलम देश की राज्य कन्या 1933 ईस्वी, एक रात 1934 ईस्वी, दो चिड़िया 1935 ईस्वी, पाजेब 1942 ईस्वी, जय संधि 1949 ईस्वी। जैनेंद्र की कहानियां 7 भाग में भी प्रकाशित हैं और अपना अपना भाग्य इनकी कलात्मक कहानी है। कहानी का उद्देश्य आज के समाज में व्याप्त स्वार्थपरता, संवेदन शून्यता और आर्थिक विषमता को उजागर करना है। आज के समाज में परोपकारिता का अभाव है। निर्धन की सहायता करने की अपेक्षा सब लोग अपना अपना भाग्य कहकर मुक्ति पा लेते हैं। हर कोई अपनी सामाजिक जिम्मेवारी से बचना चाहता है। किसी को किसी अन्य के दुख से कोई लेना देना नहीं है। इस कहानी में बड़े ही मार्मिक ढंग से एक गरीब बच्चे का चित्रण है जो भूख और ठंड के कारण दम तोड़ देता है और उसकी मृत्यु को जो है उसका भाग्य मान लिया जाता है। हम जानते हैं कि हमारा समाज जो है वो भाग्यवादी है और वह हर चीज़ को जो है वह भाग्य पर जो है वो छोड़ देता है और कहीं न कहीं उसी यथार्थ, उसी सत्य को जैनेंद्र ने अपनी इस कहानी में अपना अपना भाग्य में दिखाने का प्रयत्न किया है। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं, जो पहला पात्र है वो बालक स्वयं है और कहानी का मुख्य पात्र 10 वर्षीय बालक, सहज निश्चल स्वभाव का। वह गरीब है पर अत्यंत स्वाभिमानी एवं मेहनती। दूसरा पात्र है लेखक। लेखक कहानी का पात्र है वह दार्शनिक स्वभाव का उदासीन बुद्धिजीवी है जो केवल घटनाओं पर तटस्थ टिप्पणी करता है। उसके मन में बालक की करुण स्थिति के लिए दया नहीं उभरती है। तीसरा पात्र है लेखक का मित्र। वह भावुक स्वभाव का व्यक्ति है। उसके हृदय में सहानुभूति है। वे परोपकारी और जो है पर सहायक भी हैं। वे लेखक की तरह एक उदासीन बुद्धिजीवी है पर लेखक की अपेक्षा अधिक सक्रिय है। ये कहानी के 3 महत्वपूर्ण पात्र हैं। कहानी का प्रारंभ जो है वह जो लेखक अपने एक मित्र के साथ नैनीताल घूमने गए हैं। वे होटल डी पब में ठहरे हैं। शाम को जब घूमने निकलते हैं तब कुछ दूर घूमते के बाद एक बेंच पर बैठ गए। समय बीतता गया और अंधकार बढ़ता गया। हवा में नमी बढ़ती जा रही थी। लेखक उठना चाहते थे पर उसके मित्र जो है उन्हें हाथ पकड़कर बैठा देते थे। ये कहानी की पृष्ठभूमि है कि नैनीताल घूमने गए और हम लोग जानते हैं कि नैनीताल का जो वातावरण है वो हमेशा ठंडा प्रदेश है और ठंडा प्रदेश में लेखक घूमने गया है, होटल डी में ठहरा है और अपने मित्र के साथ जब वह घूमने के लिए बाहर निकलता है और बाहर एक बेंच पर बैठ जाता है। समय बीतता जाता है, अंधकार बढ़ते जाता है, हवा में नमी बढ़ती जाती है। लेखक उठना चाहता है पर वो उसके मित्र उन्हें हाथ पकड़कर बैठा देता है। इतने में अंधेरे कोहरे में कुछ चलता हुआ सा दिखाई देता है। वह 10 से 11 साल का एक लड़का था। नंगे सिर, नंगे पैर, केवल एक कमीज पहने चला जा रहा था।
वह अपने सिर को खुजला रहा था, उसका रंग गोरा था, मगर मैल के कारण वह काला पड़ गया था। वह केवल अपनी वर्तमान स्थिति को देख रहा था और दुनिया से बेखबर वह चला जा रहा था। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, उस बच्चे से जो 10 से 11 साल का है और वह अपनी गरीबी, अपनी फटेहाली को जो है अपने मतलब जो है वो व्यक्तित्व से ही और अपने शाम में जब वह लेखक देखता है तो स्वतः यह मतलब उसकी स्थिति जो है वह मतलब जो है मतलब वर्णनात्मक ढंग से कहानीकार इस कहानी में दिखा देते हैं और स्वतः यह मतलब जो है यह दिख भी जाता है कि किस प्रकार कहानीकार जो है एक तरह से जो है इस परिस्थिति को जो है इसमें दिखाने का प्रयत्न करते हैं। लेखक के मित्र ने उसे आवाज़ लगाई, उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। वह कोई उत्तर नहीं दे रहा था क्योंकि उसका कोई गंतव्य नहीं था। वह किसी दुकान पर नौकर था। मालिक ने उसे 1 रुपया और एक जूठा खाने के तौर पे नौकरी पे रखा था। उसे मालिक के सभी काम करने पड़ते थे। घर में गरीबी के कारण वह भाग कर वहाँ आया था। वह दुकान पर सोता था। आज दुकान के मालिक ने उसे नौकरी से हटा दिया था। इसी कारण उसके पास न सोने के लिए कोई स्थान था, न खाने के लिए भोजन। ये एक तरह से आज की मानवीय स्थिति और संवेदनात्मक स्थिति का चित्रण है इस कहानी में और जैनेंद्र बड़ी ही एक कुशलता से जो है इसका चित्रण करते हैं कि एक बच्चा जो व्यवस्था मतलब जो है व्यवस्था से प्रभावित है और व्यवस्था किस प्रकार से जो है एक गरीब बच्चे को जो है खाने के लिए भी उपलब्ध नहीं हो पाता है और जबकि वह एक होटल में काम करता है और वहाँ भी उसका शोषण होता है, बाल शोषण, और उसको दिखाने का प्रयत्न जो यहाँ लेखक करते हैं। उसका गांव वहाँ से 15 कोस दूर था। उसके कई भाई बहन थे। माँ बाप भूखे रहते थे, न वहाँ काम था न खाने के लिए कुछ था। उसी के गांव के अपने एक साथी के साथ वह भाग कर आया था। उसके साथी को उसके मालिक ने इतना मारा कि वह मर गया। लेखक तथा उसके मित्र को बालक की स्थिति पर दया आ गई। उसने जो है उसे अपने साथ लेखक जो है अपने साथ उसे ले गए जहां उनके एक वकील मित्र ठहरे थे। वकील साहब को एक नौकर की आवश्यकता थी, इसी कारण लेखक तथा उसके मित्र उसे नौकरी दिलवाने उसके पास ले गए। वकील साहब ने उस लड़के को अपने यहाँ नौकरी पर नहीं रखा क्योंकि वह पहाड़ी लड़कों पर विश्वास नहीं करते थे। ये कहानी की अगली पृष्ठभूमि है। लेखक तथा उसका मित्र निराश होकर होटल से बाहर आ गए। बालक की सहायता करने के लिए लेखक के मित्र ने बहुत प्रयत्न किया पर वह सफल न हो सके। उन्होंने उसे कल आने के लिए कहा। तेज ठंड हवा चल रही थी। ठंड के मारे बालक के दांत बज रहे थे। उसके पास एक कमीज के अलावा और कपड़ा और नहीं था। वहाँ अंधेरे में वह गुम हो गया और वो दोनों मित्र गर्म वस्त्रों का आनंद लेने के लिए होटल की ओर चले गए। दूसरे दिन वह बालक लेखक के होटल पर नहीं पहुंचा। दोनों मित्र उसकी प्रतीक्षा करते रहे और अंत में होटल से निकल पड़े। मोटर में सवार होने लगे तो ठंड से मरने की खबर मिली। समझ गए कि वही बालक जो पिछली रात उन्हें मिला था सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुरकर मर गया। रात में उसके मुंह, छाती और मुट्ठियों पर बर्फ की चादर बिछ गई थी, जैसे वही उसका प्रकृति द्वारा सफ़ेद ठंडा कफन हो। जरा देखिए कि कहानी में कितनी संवेदना है और कितनी मानवीयता को दर्शाया गया है कि किस प्रकार से एक बच्चा जो होटल में काम करता है और जब वहाँ से काम से निकाल दिया जाता है तो ये दूसरी तरफ जो है लेखक जो है उसको नौकरी दिलवाने में असमर्थ होता है। और नौकरी दिलवाना असमर्थता की बात नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि किस प्रकार से लेखक ने उस अमानवीयता को दर्शाया है कि लेखक एक बच्चे की जो है एक तरह से मतलब जो है बच्चे के हितों की रक्षा नहीं कर पाता है और अगर वह चाहता तो उसे भी रहने और एक मदद करके पैसे और अन्य तरह से मदद करके उस बच्चे की मदद की जा सकती थी, मगर लेखक
भी असंवेदनशील निकला और उसने जो है बच्चे की मदद नहीं की। मन में इच्छा मदद करने की थी, मगर वो उस तरह से प्रबल इच्छा नहीं थी जिसमें मतलब लेखक में वह मानवीय संवेदना दिखाई दे। लेखक और उसके मित्र बच्चे की मृत्यु के लिए किसी को दोष न देते हैं। उन्हें लगा कि बालक अपने दुर्भाग्य के कारण सोने के लिए कोई स्थान न पाकर जो है भूख और जो है सर्दी से ठिठुर कर मर गया, असमय ही मर गया। लोगों ने उसे देखकर सोचा कि अपना अपना भाग्य, यानी इसके भाग्य में यही लिखा था। ये भाग्यवादी समाज की बहुत बड़ी ये एक तरह से परिकल्पना आप इसको कह सकते हैं कि आजकल जो है भाग्यवादी समाज में जो है लोग इस तरह से सोचते हैं। उसके बाद जो है कहानी में समाज के गरीब और लाचार बालक के शोषण को दिखाने का लेखक ने प्रयत्न किया है। 10 वर्षीय बालक जो भूख और गरीबी के शिकार होकर घर से भागता है और अंत में समाज का शोषण का शिकार होकर मर जाता है। लेखक ने इस कहानी में यह स्पष्ट कर दिया है कि जिसकी अपनी सामाजिक पहचान न हो वह यूं ही शोषित होकर अपनी पहचान के अभाव में कोई भी अच्छी नौकरी नहीं पाएगा और अंत में मारा जाएगा। मतलब एक तरह से बोल दें कि अस्मितामूलक विमर्श यहाँ पर आ जाता है, पहचान का विमर्श जो है आ जाता है और यह दिखाने का प्रयत्न करता है कि अगर जो अपनी अस्मिता और पहचान के लिए नहीं लड़ेंगे वो इसी तरह से भाग्यवाद पर शोषित होंगे, शोषण होगा और अंततः वो मारे जाएंगे। तो इस तरह से कहानीकार ने इसको दिखाने का प्रयत्न किया। लेखक सामाजिक असमानता के प्रति तथाकथित बुद्धिजीवियों की अपेक्षाकृत उदासीन और असमर्थता की मनोवृत्ति पर तीखा व्यंग किया है। लेखक और उसका मित्र असहाय बेबस बालक के प्रति जिज्ञासा तो प्रकट करते हैं, लेकिन जब उसकी मदद करने का समय आता है तो वो अपनी हृदयहीनता और अमानवीयता का परिचय देते हैं। बालक की सहायता गर्म कपड़े देकर, खाना देकर, पैसे देकर, नौकरी की व्यवस्था करके की जा सकती थी, पर उन्होंने बालक की स्थिति को उसके भाग्य पर छोड़कर अपने कर्तव्य से पलायन कर गए। ये एक तरह से बोलेंगे कि हमारे समाज की सबसे बड़ी खराब स्थिति है कि लोग जो है गरीबों को उसकी गरीबी के लिए उसके भाग्यवाद को मानते हैं। उसके भाग्य में इस तरह से गरीबी लिखा हुआ है इसलिए वो गरीब है। कभी उसको लोग बदलने का प्रयत्न नहीं करते हैं, कभी उसमें बदलाव की कोशिश नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं इसी जो है तथ्य और सत्य को जो है लेखक यहाँ दिखाने का प्रयत्न करते हैं। इस कहानी में घटना का चित्रण प्रमुख न होकर व्यक्ति की मनोवृत्तियों के चित्रण पर बल दिया गया है, जहाँ भाग्य पाखंड किसी को उसके हाल पर छोड़ देने का बहाना भर है और सहानुभूतिपूर्ण सिर्फ दिखाने तक सीमित है। यह भाग्यवादी सिद्धांत कहीं न कहीं उस क्षुद्र मानसिकता का परिचायक है जो हर घटना विसंगति को नियति से जोड़कर देखने का आदी है। जैनेंद्र इस कहानी के माध्यम से अपना अपना भाग्य जैसे अंधविश्वास और पाखंड का पर्दाफाश करते हैं जो कि समाज के प्रति उसके लगाव को रेखांकित करता है। ये इस कहानी की पृष्ठभूमि है। अगर हम समझें और गौर से विचार करें तो हम पाते हैं कि लेखक अपना अपना भाग्य कहानी के माध्यम से समाज में हो रहे शोषण तंत्र का, सामाजिक अमानवीयता का, एक तरह से सामाजिक उदासीनता का और जो हमारे भारतीय समाज में जो असमानता है, जो दो तरह की जो जीवन पद्धतियाँ हैं, एक जो सुविधा भोगी है और एक जो अत्यंत अभाव में जीते हैं, उसी को उजागर करने का प्रयत्न किए हैं। और यह कहानी अगर हम देखें तो मानवीयता के दृष्टिकोण से, संवेदना के दृष्टिकोण से, भाषा और मनोवैज्ञानिकता के दृष्टिकोण से यह कहानी सफल है। इस कहानी के प्रमुख कथन जो हम आप लोगों को बोल देंगे, ध्यान से अगर आप लोग सुन लीजिएगा वीडियो को तो वो याद हो जाएगा। प्रथम पंक्ति है कि मानो मनुष्यता के नमूने का बाजार सजकर सामने में इतलाता निकलता चला जा रहा हो। ये प्रथम पंक्ति है, मैं रिपीट कर देता हूँ कि मानो मनुष्य के नमूनों का बाजार सजकर सामने से इठलाता निकल चला जा रहा हो। दूसरी महत्वपूर्ण पंक्ति है इस कहानी की, अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उसमें और चिथरों में सजे घोड़ों की बाग थामे पहाड़ी उसमें, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचल कर शून्य बना लिया हो। ये सम्मान है,
सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया हो और जो बड़ी तपस्या से दुम हिलाना सीख गए हो। ये दूसरी महत्वपूर्ण पंक्ति है कि किस प्रकार से लोग जो है अंग्रेजों की गुलामी करते हैं और उसके आगे पीछे दुम हिलाते हैं। इस पर कुठाराघात लेखक करते हैं कि अधिकार गर्व से तने अंग्रेज उसमें थे और चित्रों में सजे घोड़ों की बाग थामे पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया और वे बड़ी ही तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। तीसरी महत्वपूर्ण पंक्ति है इस कहानी की, हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती, साड़ी की कई तहों में सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टों में छिपाकर सहमी धरती से आगे कदम से कदम मिलाकर बढ़ रही थी। ये जो है तीसरी महत्वपूर्ण पंक्ति है। चौथी महत्वपूर्ण पंक्ति है इस कहानी में कि इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था। अपने कालेपन को खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेजीदा पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटिव देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेजों को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। वैसे ही अकड़ कर चलते थे, मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला है। ये चौथी महत्वपूर्ण पंक्ति है। पांचवी महत्वपूर्ण पंक्ति है इस कहानी की, एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा था, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए, पैर उसके न जाने कहाँ पर रहे थे और न जाने कहाँ जा रहा था, कहाँ जाना चाहता है। ये जो है पांचवी महत्वपूर्ण पंक्ति है इस कहानी की। छठी महत्वपूर्ण पंक्ति है इस कहानी की कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने 100 के लिए सफ़ेद और ठंड कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना, सोचा, अपना अपना भाग्य। ये इसी पर कहानी जो है एंड होती है। मतलब एक तरह से हम देखें तो किस प्रकार से लेखक ने, जैनेंद्र ने उस मानवीयता को और उस संवेदनहीनता को दिखाने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार एक बच्चा इस समाज में भूखे, गरीबी से ठिठुर कर और शोषित होकर मर जाता है और समाज का कोई व्यक्ति न उसकी मदद करता है, न उसके लिए कोई आवाज़ उठाता है। और इस सत्य को इस मतलब जो है उस मतलब बड़ी ही मतलब संवेदनात्मक तरीके से लेखक उठाते हुए यह दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि हमारे भारतीय समाज की और हमारे जो लोगों की ये सबसे बड़ी कमी है, जो आगे आकर लोगों को तत्परता से जो है मदद नहीं कर पाते हैं और जिसके कारण जो है गरीबों का शोषण होता है, उनका उत्पीड़न होता है और अंततः वो जो है जब मर जाते हैं तो उन्हें भाग्यवादी की उसके भाग और नसीब में यही लिखा था कहकर लोग अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। इस सत्य का उद्घाटन इस कहानी में जो है लेखक ने किया है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। सब्सक्राइब भी लोग विद्यार्थियों से कराएं, जितने भी आप लोगों के हिंदी और हिंदी से के प्रेमी लोग हैं या अन्य लोग हैं, उन लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। आप लोगों से हमारा जो है ये हृदय से आग्रह है और आप लोग कोशिश कीजिए कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाएं। धन्यवाद।